हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन राजस्थान में। इस चैनल पर हम बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की वीडियो पढ़ रहे थे। इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम जानेंगे कि परचेज़ क्या होता है। हम इससे पहले तक जितनी भी बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देखिए, उनको समझिए, फिर आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। फर्स्ट है परचेज क्या होता है। परचेज पढ़ लेते हैं। द टर्म परचेज इज यूज फॉर एन अकाउंट टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल फॉर रीसेल और फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स विच आर ऑल्सो टू बी सोल्ड। परचेज मैं आपको पहले वैसे समझा चुका हूँ। परचेज वो आइटम्स होते हैं या वो आर्टिकल्स होते हैं जो आप बेचने के लिए या फिर अगर आप मैन्युफैक्चर हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं उसे आप परचेज बोलते हैं। अगर आप नॉर्मल साधारण भाषा में बात करूं तो इसको बोलते हैं माल। अब हर बिजनेस के लिए उसका माल अलग होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप खोल के बैठे हैं तो आपका माल क्या होगा कि फ़ैन हुए, इलेक्ट्रिसिटी जो कूलर वगैरह हुए, एसी हुए, ये सब आपके क्या रहेंगे, गुड्स रहेंगे। वहीं अगर आपकी कॉस्मेटिक की शॉप है तो आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके क्या रहेंगे, गुड्स रहेंगे। और अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है कार की या ट्रक्स की तो आपके गुड्स रहेंगे कार और ट्रक्स। तो जो गुड्स हैं वो हर बिज़नेस के लिए अलग अलग होते हैं। तो वो सभी जब एंट्री उसको करते हैं तो अपने बिजनेस के अंदर उसको परचेज के नाम से करते हैं। वो प्रोडक्ट जो मैं मेरे बिजनेस में परचेज करके ला रहा हूँ बेचने के लिए, तो वो उन गुड्स की एंट्री मेरे अकाउंट्स के अंदर किस नाम से होगी, परचेज। और सेकंड वो गुड्स जो एज ए रॉ मटेरियल मैं परचेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रोडक्शन करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे मैं शुगर बना रहा हूँ और शुगर बनाने के लिए मुझे शुगर कैन चाहिए, तो जब शुगर कैन जब मैं खरीदूंगा तो मैं उसे परचेज नाम से दिखाऊंगा। ठीक है, इतना ही समझना है आपको। द टर्म परचेज इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट। और अगर आपने कैश परचेज किया तो भी आप उसे परचेज ही बोलेंगे, और क्रेडिट परचेज किया तो भी उसे क्रेडिट परचेज ही बोलेंगे। गुड्स परचेज फॉर कैश आर टर्म्ड एज कैश परचेज एंड गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट आर टर्म्ड एज क्रेडिट परचेज। तो जो कैश परचेज है, जो नगद दे के आपने माल खरीदा है वो आपका कैश परचेज है, जिसको आपने उधारी पे खरीदा है वो आपका क्रेडिट परचेज है। चलिए आगे पढ़ते हैं। 15th नंबर, ये है परचेज रिटर्न। अब बात आती है कि आपने परचेज किया रॉ मटेरियल या फिर उन गुड्स को जो आप बेचने के लिए लाए हो, उसमें से कुछ डिफेक्टिव आ गया या फिर उस क्वालिटी का नहीं आया जिस क्वालिटी का आपको चाहिए था, तो आप क्या करेंगे, उसको रिटर्न करेंगे। और आप भी जब मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं, जब आप भी कोई ऐसी चीज़ खरीद के ले आते हैं तो भी आप उसको रिटर्न करने जाते हैं, नहीं जाते? वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो गुड्स परचेज्ड मे बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजंस। वो कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपने जो भी परचेज किया है आप उसको वापस करना चाहेंगे। उसके उदाहरण क्या है, दे आर डिफेक्टिव। वो गुड्स डिफेक्टिव हो सकते हैं, वो उस क्वालिटी के नहीं हो सकते हैं। हो सकता है जिस प्राइस पे आपका एग्रीमेंट हुआ था उससे सेलर ने ज़्यादा चार्ज करने की कोशिश की है, तो उस कंडीशन पे भी आप क्या करेंगे, उस डील को कैंसिल कर देंगे। वो जो परचेज का माल आपको आया आप उसे वो रिटर्न कर देंगे। गुड्स सो रिटर्न आर नोन एज परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड्स। इसे आप अच्छे से समझ लें भाई। परचेज रिटर्न जब वो लिखा हुआ आएगा तब तो आपको इजीली समझ में आ ही जाएगा कि ये किसकी बात कर रहा है, कि ये परचेज रिटर्न की बात कर रहा है। जिसे हम खरीद के लाए थे उसे हम क्या कर रहे हैं, वापस रिटर्न कर रहे हैं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ मिले रिटर्न आउटवर्ड, तब वहाँ पे समझना मुश्किल हो जाता है कि ये परचेज रिटर्न है या फिर सेल रिटर्न है। आगे हम पढ़ेंगे सेल रिटर्न क्या होती है, और वहाँ पे हम पढ़ेंगे रिटर्न इनवर्ड। तो आप इस वर्ड को समझ लीजिए। ये वर्ड लिखा हुआ है रिटर्न आउटवर्ड। हमने क्या किया है, रिटर्न कर दिया है बाहर की तरफ। हम बाहर की तरफ रिटर्न तब कर रहे हैं ना जब पहले वो माल अंदर आया होगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। आप परचेज करके लाए तो वो गुड्स आपके कंपनी के अंदर आए होंगे ना, आपके बिजनेस के अंदर आए, इसलिए आप उनको वापस बाहर भेज रहे हैं। तो हमने परचेज रिटर्न को क्या बोला, रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर है। और सेल्स रिटर्न के अंदर क्या होता है, हमने कस्टमर को माल बेच दिया, कस्टमर को माल डिफेक्टिव मिला या फिर उसको उससे सेटिस्फाई नहीं है और उसने हमारे बिजनेस को वापस कर दिया। इस केस में वो कहलाएगा रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड क्यों, क्योंकि पहले हमने उसको बाहर भेज दिया था हमारे बिजनेस से
और अब बाहर का जो पार्टी है, जो हमारा कस्टमर है, उसने हमें वो माल रिटर्न कर दिया तो वो कहलाएगा रिटर्न इनवर्ड कहलाएगा वो। क्यों? क्योंकि वो पहले बाहर गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, समझ लेना आप अच्छे से, वरना आपको लास्ट तक कन्फ्यूजन ही रहेगा कि सेल्स जो रिटर्न आउटवर्ड होता है और रिटर्न इनवर्ड होता है, उनके बीच में आप कन्फ्यूज ही होते रहेंगे हमेशा। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेल्स। सेल्स क्या होती है? जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर, जो बिजनेस आपका सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या फिर जो गुड आप ट्रेड कर रहे हैं, वो जब आप ट्रेड कर देते हैं तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है? सेल्स की कैटेगरी में आ जाता है। मेरे केस में मैंने क्या कर रखा है? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रखा है। तो रॉ मटेरियल परचेज करके मैं उस मोबाइल को बनाता हूँ, बनाने के बाद जब मैं उसको बेचता हूँ, उसे सेल ही तो बोलेंगे। द टर्म सेल्स इज एसोसिएटेड विद और यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स। किससे जुड़ी हुई है ये? कि सामान को बेचने से जुड़ी हुई है। दीज गुड्स मे बी परचेज फॉर रीसेल और मैन्युफैक्चर्ड बाय द एंटरप्राइज। हो सकता है ये जो गुड्स आप सेल्स के अंदर बेच रहे हैं वो आपने किसी और से खरीदे हो। जैसे फैन कूलर मैंने किसी और से खरीदे और आगे बेच दिए, तो यहाँ पे ऐसा केस हो सकता है। और सेकंड केस है, हो सकता है आप इसको क्या कर रहे हो? मैन्युफैक्चर कर रहे हो। द टर्म सेल्स इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट। तो सेल्स भी आप कैश कर सकते हैं और क्रेडिट कर सकते हैं। जब आप परचेज कैश और क्रेडिट दोनों में कर सकते हैं, तो आप सेल्स भी किस में कर सकते हैं? कैश और क्रेडिट दोनों में। When goods are sold for cash, they are termed as sales। तो आगे वही बात लिखी हुई है कि अगर आपने गुड्स को कैश में बेचा है, नगद में बेचा है, तो वो कैश सेल्स की कैटेगरी में रहेगा, और अगर आपने उसको उधार में बेचा है तो वो क्रेडिट सेल्स की कैटेगरी में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है 17th नंबर, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है? गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय द परचेजर आर टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। परचेजर ने आपके गुड्स को जो परचेज करके गया था उसने वो रिटर्न कर दिया, तो इसे बोलेंगे सेल्स रिटर्न। और क्या बोलेंगे? रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो पहले जो माल था वो बाहर गया था ना, आउटवर्ड गया था, इसलिए वो वापिस आया ना, इसलिए उसको बोला रिटर्न इनवर्ड। नेक्स्ट जान लेते हैं 18 नंबर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हम पढ़ चुके हैं। रेवेन्यू जब हमने पढ़ा था उसी के अंदर हमने कैटेगरी पढ़ी थी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके अंदर हम सिर्फ उस पैसे को काउंट करते हैं जो हमें किससे मिल रहा है? हमारे डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से मिल रहा है। जो काम हमारे बिजनेस का है, जिसके लिए मैंने बिजनेस को खोल रखा है, उस ट्रांजेक्शन को करने से मुझे जो पैसा मिल रहा है वो आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मीन रेवेन्यू अर्न बाय एन एंटरप्राइज फर्म और कंपनी। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से क्या मतलब है? कि रेवेन्यू मिलना, बिजनेस या कंपनी कोई भी हो, बिजनेस कोई भी हो, उसे रेवेन्यू मिलना मतलब पैसा मिलना फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जब उसको पैसा मिलता है तब वो कहलाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। एग्जाम्पल क्या है? सेल ऑफ गुड्स, नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न क्या कहलाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सेल ऑफ सर्विसेज, अगर आप गुड्स नहीं बेच रहे तो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उस केस में जो आपकी सर्विसेज हैं वही सेल्स कहलाएंगी, और सेल्स माइनस क्या रहेगा? सेल्स रिटर्न रहेगा, वो आपका क्या रहेगा? नेट सेल्स रहने वाला है। फॉर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज, और अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की बात करें, जो ऊपर हमने एग्जाम्पल देखे सेल्स वाला और सर्विस वाला, ये तो था नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जिनका काम फाइनेंस प्रोवाइड करना नहीं है। और अगर मैं बात करूं, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं ऐसे बिजनेस जो क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक वो क्या करते हैं? पैसा उधार देते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। तो इंटरेस्ट अर्न और डिविडेंड रिसीव्ड भी किस कैटेगरी के अंदर रहने वाला है? ये रहेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है गुड्स। गुड्स की हम बात कर चुके हैं, वो वस्तुएं या वो ऑब्जेक्ट्स जो हमारा बिजनेस खरीदता है, किसके लिए? बेचने के लिए, ट्रेड करने के लिए। और या फिर हम क्या करते हैं? उन गुड्स का क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। रॉ मटेरियल लाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करके हम हमारे गुड्स को बेच देते हैं। गुड्स हम उन्हें बोलेंगे जो टेंजिबल होते हैं। जो इनटेंजिबल रहते हैं वो सर्विसेज रहती हैं। देख लेते हैं इसको। गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज टू बी सोल्ड। इनको खरीदा इसलिए जाता है ताकि इन्हें बेचा जा सके। द टर्म अप्लाइज to all the terms making up the sales or purchase of a business. Stating differently, they are
द स्टॉक इन ट्रेड ऑफ एन एंटरप्राइज इज परचेज और मैन्युफैक्चर्ड विद द पर्पज ऑफ सेलिंग। सेम वही बात है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक और इन्वेंट्री क्या होती है। जो अभी हम बात करके आए हैं गुड्स की, उन गुड्स को हम जब स्टोर करके रखते हैं, हमें पता नहीं होता ना कि मार्केट में डिमांड एकदम से कब ज़्यादा चली जाए या फिर वेदर कंडीशन, मौसम ख़राब हो जाए, हमारी जो सप्लाई है, हमें गुड्स मार्केट से खुद को मिलने मुश्किल हो जाए, तो हम बेचेंगे कैसे। इन कंडीशन को सिक्योर करने के लिए बिजनेस क्या करता है, अपने गुड्स का स्टॉक रखता है एक नॉर्मल कैपेसिटी के अंदर, उसे बोलते हैं स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। स्टॉक इज ए टेंजिबल एसेट्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पज ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मींट फॉर सेल। इसका एग्जाम्पल वही है कि आपकी क्या शॉप है इलेक्ट्रिशियन की, आप कूलर या पंखे बेच रहे हैं, तो आप ऐसे तो है नहीं कि कस्टमर आएगा और वो कूलर वो आपसे पंखे की डिमांड करे और फिर आप जाके परचेज करेंगे और फिर आप उसको ला के देंगे, ऐसा नहीं होता है। जो शॉपकीपर होता है वो अपने शॉप के अंदर स्टॉक करके रखता है, काफ़ी सारी क्वांटिटी के अंदर वो फैंस और कूलर्स का स्टॉक करके रखता है, उसे ही स्टॉक बोल रहे हैं। इन्वेंट्री एक संख्या के अंदर उन गुड्स को सेव करके रखना। और सेकंड होता है प्रोडक्शन वाले केस में, जब मैं मेरे बिजनेस के अंदर मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, उस केस में जो छोटे छोटे रॉ मटेरियल जो कंपोनेंट्स से मेरा मोबाइल बन रहा है, मैं उसका स्टॉक करके रखता हूँ, ठीक है, ताकि अगर डिमांड बढ़ती है या मेरी सप्लाई कहीं इंटरप्ट होती है तो मैं ईजिली मेरे जो सेल्स है उसको गिरने ना दूँ। स्टॉक दो तरीके का होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो होता है जो साल की शुरुआत में आपके हाथ में है, और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है जो साल के अंत में आपके हाथ में है। मान लेते हैं कि इस साल ओपनिंग के अंदर मेरे बिजनेस के अंदर 10 पंखे हैं और 20 कूलर पड़े हैं, तो वो मेरा ओपनिंग स्टॉक है। अब पूरे साल मैंने खुद ने परचेज किए और इनको सेल भी करता रहा, तो साल के एंड में 5 कूलर और 30 पंखे मेरे बिजनेस में पड़े हैं, तो ओपनिंग स्टॉक होता है और क्लोजिंग स्टॉक होता है। आगे बात समझ में। एक चीज़ और समझ लीजिए आप कि जो मेरे इस साल का ओपनिंग स्टॉक है वो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक रहेगा नहीं रहेगा। नॉर्मल सिंपल सी बात है समझने वाली, कि जो मेरा इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। एक दिन के बाद ही तो अगली एंट्री हो ही जाती है, तो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ओपनिंग स्टॉक देख लीजिए, इज द स्टॉक इन हैंड इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ओपनिंग स्टॉक होता है अकाउंटिंग ईयर की शुरुआत में जो हमारे पास इन्वेंट्री है, जो गुड्स का स्टॉक है उसकी गिनती कितनी है, वो कहलाता है हमारा ओपनिंग स्टॉक। इन अदर वर्ड्स इट इज स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो जो एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर है इस साल हमारा क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में यही है, क्लोजिंग स्टॉक इज द स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड, और क्लोजिंग स्टॉक ये अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। स्टॉक और इन्वेंट्री मे बी ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। जो स्टॉक है, इन्वेंट्री है, वो भी 3 टाइप की हो सकती है। एक होता है स्टॉक होता है फिनिश्ड गुड्स का, एक होता है रॉ मटेरियल का, और एक होता है इन प्रोसेस जो ना तो फिनिश्ड है और ना ही रॉ मटेरियल है, ठीक है। अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप बना बनाया गुड्स खरीद के ला रहे हैं और उसको बेच रहे हैं, उस केस में आपके पास सिर्फ एक तरीके का स्टॉक होगा और कोई भी स्टॉक नहीं होगा आपके पास, वो है फिनिश्ड गुड्स का। ऐसे गुड्स जो रेडी हैं मार्केट में बिकने के लिए, सिर्फ उन गुड्स का स्टॉक रहेगा। जैसे कि मोबाइल बेचने वाली जो दुकानें होती हैं उनके पास सिर्फ बने बनाए डब्बे पैक मोबाइल होते हैं, इसके अलावा उनके पास और कोई स्टॉक नहीं होता। वहीं जो कंपनीज या जो बिजनेस मोबाइल बना रहे हैं उनके पास बहुत सारी चीज़ों का स्टॉक होता है। इवन छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी उनके पास स्टॉक होता है बैटरीज का, डिस्प्लेस का, कैमरे मॉड्यूल्स का, उनके मदरबोर्ड का, सर्किट का, जो ग्लास लगता है उसका, हर उस चीज़ का स्टॉक रहता है। इवन जो पैकिंग मटेरियल रहते हैं, जिन कलरफुल बॉक्सेस के अंदर वो पैक होते हैं, उनका भी उनको स्टॉक रखना पड़ता है। इन सब चीज़ों का वो स्टॉक रखते हैं, तो ये कहलाता है रॉ मटेरियल का स्टॉक। आगे समझ में। अब आता है तीसरा नंबर, तीसरे टाइप का स्टॉक, वो होता है वर्क इन प्रोसेस, VIP बोलते हैं उसको, वर्क इन प्रोसेस। आप देख लीजिए, वो रहता है वर्क इन प्रोसेस।
ऐसे गुड्स जो भी आधी अधूरी स्थिति में, जब हम हमारे अकाउंट्स को बंद कर रहे हैं उस वक्त वो आधे बने हुए हैं, लाइक मोबाइल है वो आधा असेंबल हो चुका है या फिर वो पूरा बन चुका है पर वो पैक नहीं हुआ, वो किस स्टेज में पहुंचा है जिसमें वो बन के रेडी है, बस वो पैकिंग उसकी बाकी है और टेस्टिंग बाकी है, पर वो फिनिश्ड एकदम डब्बा पैक तो तैयार नहीं हुआ ना, वो अभी बीच के प्रोसेस में है। तो हम क्या करते हैं, उसकी भी वैल्यूएशन निकालते हैं और उसको एक अलग क्राइटेरिया में दिखाते हैं कि ये वर्क इन प्रोसेस का क्या है, स्टॉक है। चलिए अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स। स्टॉक, गुड्स और इन्वेंट्री इन द केस ऑफ ए ट्रेडिंग कंसर्न स्टॉक ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड। तो वो गुड्स, वो फिनिश्ड गुड्स जो आपके साल के एंड तक बिके नहीं, वो क्या कहलाते हैं, आपके स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स कहलाते हैं। इन्वेंट्री ऑफ गुड्स बोल दो या स्टॉक बोल दो। फिनिश्ड गुड्स आपके जो बिके नहीं वो क्या कहलाएंगे, स्टॉक कहलाएंगे। इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इट कंप्राइजेज प्रोसेस्ड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेल। इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो इस गुड की हम जब एंट्री करेंगे हमारे अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, तो किस अमाउंट पे करेंगे, वो करेंगे मार्केट वैल्यू या फिर हमारा कॉस्ट, उस प्रोडक्ट को बनाने में हमारा जो कॉस्ट लगा है या तो हम वो देखेंगे और या फिर हम देखेंगे मार्केट वैल्यू। इन दोनों को करेंगे कंपेयर और जो कम होगा उस अमाउंट पे हम क्या कर लेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग कर लेंगे। स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है, it comprises the stock of raw material used for manufacturing of goods lying unused। ऐसे मटेरियल जो हमें प्रोडक्शन करने के अंदर या मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करते हैं और वो क्या रह गए हैं, अनयूज रह गए हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक ऑफ क्लॉथ टू बी यूज फॉर स्टिचिंग शर्ट्स। हमने क्या किया था, क्लॉथ परचेज किया था ताकि हम शर्ट्स को स्टिच करके बेच सकें, बट वो क्लॉथ पड़ा है अभी तक वो कटा ही नहीं है, स्टिच हुआ ही नहीं है, तो वो क्या है, रॉ मटेरियल का स्टॉक है। इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जो तीनों ही तरीके के स्टॉक हैं, गुड्स का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक और थर्ड है वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक, तीनों का ही जो रिकॉर्डिंग रहता है अमाउंट, वो रहता है कॉस्ट प्राइस का कंपैरिजन रहता है मार्केट प्राइस से। जो कम रहता है उस पर हम क्या कर देते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग कर देते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, इट इज़ द स्टॉक दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग फिनिश्ड। वो भी प्रोसेस में है, किस प्रोसेस में, फिनिश्ड गुड बनने की प्रोसेस में, अभी वो बना नहीं है, बनने की प्रोसेस में है। दे पार्शली फिनिश्ड गुड्स, वो कैसे हैं, पार्शली फिनिश्ड है, मतलब आधे फिनिश्ड गुड्स हैं वो। इट इज़ वैल्यूड एट एन एग्रीगेट ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, कॉस्ट ऑफ लेबर, अदर प्रोडक्शन कॉस्ट लाइक पावर, फ्यूल, इटीसी। हम क्या करते हैं, जो वीआईपी जो होते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस जो गुड्स होते हैं, उनका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, हम रॉ मटेरियल का जो यूज़ हुआ है उसके अंदर उसके वैल्यू निकाल लेंगे, जितनी लेबर अभी तक लग चुकी है उसको जोड़ लेंगे, जितनी पावर अभी तक लग चुकी है, पावर मतलब उसको वहाँ तक लाने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी का हमने खर्चा कर दिया है। हर छोटी छोटी चीज़ की अकाउंटिंग होती है, जो अकाउंटेंट होता है उसको हर चीज़ का पता होता है, तो उसको पता रहता है कि इस गुड को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फिनिश तक लाने के लिए कितना हमें खर्चा लगता है, तो वो उस हिसाब से उसका डिवाइड करके और उसकी कॉस्ट निकाल लेता है। ये अलग अलग मेथड होते हैं अकाउंटिंग के अंदर। अकाउंटेंट्स जो फुल डिटेल में पढ़ते हैं, जो सीए वगैरह बनते हैं, वो तो इनको फुल अच्छे से पढ़ते हैं, हमें इतना डिटेल में जाना ही नहीं है। बस इतना पता होना चाहिए आपको कि हाँ जितना पोर्शन उस पर लेबर लग चुका है उतना अमाउंट हम जोड़ के और उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारी कॉस्ट आ गई, फिर हम उसकी निकालते हैं मार्केट वैल्यू, जो कम होगी हम क्या करेंगे, उस पर उसकी रिकॉर्डिंग कर देंगे। स्टॉक और इन्वेंट्री इज शोन इन द बैलेंस शीट। स्टॉक और इन्वेंट्री क्या होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं। एसेट्स जब हमने पढ़े थे तो उसके अंदर हमने जाना था, और करंट एसेट्स कहाँ दिखते हैं, राइट साइड के अंदर। बैलेंस शीट की जो राइट साइड होती है वहाँ पे एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों दिखते हैं एज ए करंट एसेट। आगे हमने पढ़ ही लिया है, तो स्टॉक और इन्वेंट्री इज शोन इन द बैलेंस शीट एज ए करंट एसेट, ठीक है। इट इज़ वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर प्रिंसिपल। यही प्रिंसिपल होता है। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो हम जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है वही पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि ये प्रिंसिपल होता है, क्या होता है कि कॉस्ट वैल्यू आपका और मार्केट का नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो कम है उस पर हम क्या कर देते हैं, उस ट्रांजैक्शन की एंट्री कर देते हैं।
ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं ये जानेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास आपको कैसी लगी? आप अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों पे जारी रखें, क्योंकि एग्ज़ाम टीआरए की डेट तो आ ही चुकी है और फर्स्ट ग्रेड की डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है। इतना ज़्यादा टाइम राजस्थान गवर्नमेंट हमें नहीं देने वाली, तो अपनी तैयारी को पूरा बनाए रखें। पेपर 1 की तैयारी भी शुरू कर दें, क्योंकि अगर आपका टारगेट टीआरए है या फर्स्ट ग्रेड जो भी है, आपको फर्स्ट पेपर भी पूरा ध्यान देना है, क्योंकि उसके बिना अगर आपने वहाँ तैयारी थोड़ी सी भी कमज़ोर छोड़ दी तो आपका सिलेक्शन जो है वो खतरे में पड़ सकता है, और आपको ऐसा रिस्क नहीं लेना है। तो अपनी तैयारी सेकंड पेपर के साथ साथ फर्स्ट पेपर पर भी पूरी पकड़ बना के रखें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।